हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य की शिक्षक भर्ती के लिए वर्ग 1 और 2 दोनों के लिए टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। आज की वीडियो हमारी 40 क्वेश्चन की सीरीज होगी जिसमें हम हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला सवाल है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस हैं भक्ति काल, वीरगाथा काल, रीति काल या आधुनिक काल। तो हम क्वेश्चन जो शुरू करेंगे उसका लेवल जो रहेगा आपका इजी से टफ की तरफ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा था। काल विभाजन के इतिहास अध्ययन का महत्वपूर्ण आधार है। इसमें क्योंकि वीरता और युद्ध का वर्णन ज्यादा प्रमुख था, इसीलिए इस काल को वीरगाथा काल कहा गया। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है श्रृंगार प्रधानता, वीर भक्ति भावना, वीर भावना या हास्य व्यंग्य। तो भक्ति काल है जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति की भावना थी, इसीलिए हिंदी साहित्य के भक्ति काल की जो प्रमुख विशेषता है वो हो जाएगी भक्ति भावना। भक्ति भावना दो प्रकार की मिलती है, एक निर्गुण भक्ति धारा, एक सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जाती है और सगुण भक्ति धारा में दो शाखाएं हैं, कृष्ण मार्गी शाखा और राम मार्गी शाखा। कृष्ण मार्गी शाखा में कृष्ण भगवान जी की भक्ति के रचनाएं आएंगी और राम मार्गी शाखा में राम जी की भक्ति की रचनाएं आएंगी। तो कृष्ण मार्गी शाखा के जो कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे सूरदास जी और राम मार्गी शाखा के कवि हो जाएंगे तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्गुण भक्ति धारा की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? तो अभी हमने देखा कि निर्गुण भक्ति धाराएं की दो प्रमुख शाखाएं हैं, पर यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए हैं राम और कृष्ण, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, वीर और श्रृंगार, नीति और भक्ति। तो जैसे हमने देखा सगुण भक्ति धारा की दो शाखाएं हैं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। तो निर्गुण की भी दो धाराएं हैं, एक है ज्ञान आश्रयी और दूसरा है प्रेम आश्रयी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान आश्रयी शाखा जो है संत काव्यों की है और प्रेम आश्रयी शाखा जो है वो सूफी काव्य मानी जाती है। और कबीरदास जी जो है वो इसमें ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला सवाल है, सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख शाखाएं कौन सी है? ऑप्शन है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, संत और सूफी, वीर और नीति, ज्ञान और कर्म। तो हमने अभी देखा कि आपकी जो भक्ति काल है उसकी दो शाखाएं हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में दो है संत और सूफी। संत जो है आपकी ज्ञान की शाखा है और सूफी जो है वो आपकी प्रेमाश्रयी शाखा है। वैसे ही सगुण की भी दो शाखाएं हैं, एक है राम भक्ति और दूसरी है कृष्ण भक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप में स्वीकार किया गया है और इनके कवि होंगे राम भक्ति शाखा के तुलसीदास जी और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी। अगला सवाल है, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? ऑप्शन है भक्ति, वीरता, श्रृंगार और काव्य शास्त्रीयता या सामाजिक यथार्थ। तो रीति काल जो है इसमें रस, अलंकार, नायिका भेद, इसके साथ श्रृंगार का महत्व रहा है, इसीलिए रीतिकालीन काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्ति थी वो थी श्रृंगार और काव्य शास्त्रीयता। बिहारी की जो बिहारी सतसई है वो रीतिकाल की प्रमुख रचना है और याद रखना है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो 713 दोहे हैं। अगला सवाल है, आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग का क्या महत्व है? ऑप्शन से हिंदी साहित्य में आधुनिक चेतना का विकास, केवल धार्मिक साहित्य, केवल वीर काव्य या केवल श्रृंगार काव्य। तो आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग जब आता है तो उसमें राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और आधुनिक पत्रकारिता का विकास होता है, इसीलिए आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। और इसका करेक्ट आंसर होगा कि भारतेंदु युग का प्रमुख महत्व ही हिंदी साहित्य में आधुनिक चेतना का विकास। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रेमचंद। तो यहाँ तो हम नाम देख के ही बता सकते हैं, कंफ्यूजन हमको दो नामों में होता है, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी और एक महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो करेक्ट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। 1909 में ये सरस्वती पत्रिका के साथ जुड़े थे।
ठीक है। और इन्होंने हिंदी साहित्य को विशेष दिशा दी थी। द्विवेदी युग में भाषा शुद्धि और राष्ट्रीय चेतना पर जोर रहा। अगला सवाल है, छायावाद के प्रमुख कवियों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और प्रेमचंद। तो छायावाद के जो कवि शामिल नहीं है वो हो जाएंगे आपके प्रेमचंद जी। बाकी तीनों जो है जयशंकर प्रसाद, ये छायावाद के ही कवि है। सुमित्रा नंदन पंत जी भी, इनकी जो रचना है आपकी पल्लव, जिसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी छायावाद के प्रमुख कवि है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं। और चौथे नंबर पर आती हैं महादेवी वर्मा। और प्रेमचंद जी जो है वो कथा साहित्य के लेखक हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख कवयित्री माना जाता है। अगला सवाल है, प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है सामाजिक यथार्थ, केवल प्रकृति वर्णन, केवल श्रृंगार या रहस्यवाद। तो प्रगतिवाद जो है, प्रगतिवाद में साहित्य जो है उसमें सामाजिक विषमता, शोषण और आम जीवन के प्रश्न सामने आए थे, इसीलिए ये सामाजिक यथार्थ इसकी विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रगतिवाद साहित्य में सामाजिक सरोकार महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, प्रयोगवाद और नई कविता का संबंध मुख्यतः किससे है? ऑप्शंस है नए काव्य शिल्प और आधुनिक संवेदना से, केवल धार्मिक भक्ति से, वीर गाथाओं से या केवल अलंकारों से। तो प्रयोगवाद क्या है आपका? नए काव्य शिल्प और आधुनिक संवेदना से इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक कविता में नए अनुभव, नए शिल्प और व्यक्ति की बदलती संवेदना को महत्व दिया गया था। अब हम गद्य खंड से 5 प्रश्न देख लेते हैं। पहला सवाल है, कहानी की प्रमुख विशेषता क्या है? केवल पद्य में होना, सीमित कथानक और प्रभाव की एकता, केवल ऐतिहासिक वर्णन या केवल संवाद। तो कहानी की जो प्रमुख विशेषता है वो आपका पद्य में होना, ऐतिहासिक वर्णन और केवल संवाद नहीं है, बल्कि सीमित कथानक और प्रभाव की एकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहानी जो है वो छोटी कथा विधा है जिसमें सीमित पात्र और घटनाओं के माध्यम से प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। इसके जो पार्ट्स हो जाएंगे, महत्वपूर्ण तत्व है कथानक, पात्र, संवाद, वातावरण और उद्देश्य। अगला सवाल है, निबंध की विशेषता क्या है? आपको लगेगा कि क्वेश्चंस बहुत इजी है, पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस जो होते हैं वो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हमने शुरू किया है इजी क्वेश्चन से, फिर धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो निबंध की विशेषता क्या है? ऑप्शंस है विचारों की क्रमबद्ध और स्वतंत्र अभिव्यक्ति, केवल संवाद, केवल छंद रचना या केवल कल्पना। तो निबंध जो है वो विचारों की क्रमबद्ध और स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निबंध विचारात्मक, भावात्मक और वर्णनात्मक ये हो सकता है, और इसमें किसी भी एक विषय पर लेखक अपने विचारों को व्यवस्थित और प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अगला सवाल है, जीवनी में मुख्यतः किसका वर्णन किया जाता है? किसी व्यक्ति के जीवन का, केवल प्रकृति का, केवल काल्पनिक घटनाओं का या केवल समाज का। तो जीवनी और आत्मकथा दो चीजें हैं। जीवनी में क्या होता है, आप किसी और की जीवन के बारे में लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी व्यक्ति के जीवन का। और आत्मकथा में आप अपने जीवन के बारे में खुद से लिखते हैं। तो जीवनी में क्या आ जाएगी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जो आवारा मसीहा है वो उनकी जीवनी है, जो लिखी है विष्णु प्रभाकर ने। और आत्मकथा में क्या आ जाएगा, आत्मकथा में आ जाएगा आपका हरिवंश राय बच्चन जी का क्या भूलूं क्या याद करूं, तुलसीराम जी की मूर्तियां, ये सब क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्मरण का संबंध किससे होता है? स्मृतियों से होता है, छंदों से होता है, व्याकरण से होता है या नाटक से होता है? तो संस्मरण का संबंध होता है स्मृतियों से। लेखक इसमें क्या करता है, अपने जीवन की किसी घटना से जुड़ी जो याद है उसको प्रस्तुत करता है। तो स्मृति में क्या हो जाएगा, संस्मरण में जो आपका उनकी जीवन का व्यक्तिगत अनुभव और स्मृति होते हैं। अगला सवाल है, व्यंग्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यंग्य का प्रमुख उद्देश्य बताना है। ऑप्शंस है सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार, केवल प्रकृति वर्णन, केवल भक्ति करना या केवल इतिहास बताना। तो व्यंग्य का प्रमुख वर्णन हो जाता है सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार। जैसे बोलाराम का जीव है वो हरिशंकर परसाई जी का व्यंग्य था। तो ये व्यंग्य है जिसमें हम हास्य के माध्यम से आलोचना करते हैं। अगला पद्य खंड से 5 प्रश्न देखते हैं। कबीर किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? ऑप्शंस है सगुण भक्ति, राम भक्ति, निर्गुण ज्ञानाश्रयी, सगुण कृष्ण भक्ति या रीतिबद्ध।
तो कबीरदास जी जो है वो निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना और ज्ञान पर बल दिया और उनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल भाषा से जोड़ा जाता है। सदुक्कड़ी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा था। ठीक है, अगला सवाल है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या जायसी? तो रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास जी, जायसी की रचना है पद्मावत। अगला रामचरितमानस की भाषा पूछेगा तो भाषा अवधी है। अगले हैं सूरदास की काव्य भक्ति मुख्यतः किससे संबंधित है? राम, कृष्ण, शिव या बुद्ध? तो सूरदास जी जो है वो भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा के कृष्ण भक्ति धारा के कवि है। तो उनकी जो काव्य भक्ति है वो कृष्ण जी से संबंधित है। उनकी प्रमुख रचनाओं में सूर सागर आता है। अगला है महादेवी वर्मा का संबंध किस काव्य धारा से है? ऑप्शन है छायावाद, रीतिकाल, वीरगाथा काल या प्रगतिवाद? तो हमने देखा था कि महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत, ये चार जो है वो छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। और महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा का संबंध है छायावाद से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी कविता में वेदना, करुणा, संवेदना और रहस्यात्मकता प्रमुख है। अगला है कामायनी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला जी या दिनकर? तो कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, छायावाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की महाकाव्यात्मक रचना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब क्वेश्चन जो है वो थोड़े टफ क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला सवाल है हिंदी साहित्य के काल विभाजन के संदर्भ में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आदिकाल, वीरगाथात्मक प्रवृत्ति, भक्ति काल, भक्ति और लोकमंगल की प्रवृत्ति, रीति काल, रीति निरूपण और श्रृंगार, या आधुनिक काल केवल भक्तिपरक साहित्य? तो आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। तो वीरगाथात्मक प्रवृत्ति थी इसीलिए कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भक्ति काल में भक्ति होती थी तो सेकंड भी सही है। रीति काल में रीति निरूपण और श्रृंगार था तो थर्ड भी सही है। पर आधुनिक काल केवल भक्ति परक नहीं था बल्कि इसमें व्यापक हिंदी साहित्य का जनन हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक यथार्थ, व्यक्तिवाद और प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, ये सारी प्रवृत्तियां विकसित हुई थी। तो सिर्फ भक्ति परक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काल विभाजन में काल की जो प्रवृत्ति है उस काल का संपूर्ण साहित्य एक ही बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम हिंदी साहित्य की प्रमुख धाराओं के विकास को सबसे उपयुक्त दर्शाता है? वीरगाथा, भक्ति, रीति और आधुनिक? तो आधुनिक तो लास्ट में आएगा, पर सबसे पहले कौन सा आता है? आदिकाल आता है। तो आदिकाल को कौन सा काल बोला जाता है? वीरगाथा काल। तो वीरगाथा काल सबसे पहले आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले आएगा। अब वीरगाथा काल के बाद भक्ति काल आते हैं या रीति काल आते हैं? तो भक्ति काल आता है। तो वीरगाथा काल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल और फिर लास्ट में आधुनिक काल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में निर्गुण और भक्ति की दोनों प्रमुख धाराएं सही दी गई है? तो हम देखते हैं निर्गुण भक्ति की जो दोनों प्रमुख धाराएं किसमें सही दी गई है? राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो ये तो सगुण की है। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, तो हाँ ये दोनों जो है वो निर्गुण भक्ति की धारा है। तो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञानाश्रयी में कौन आते थे? संत आते थे और प्रेमाश्रयी में सूफी आते थे। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा और प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग भक्ति की शाखा और प्रतिनिधि कवि के स्तर पर सही है? ज्ञानाश्रयी सूरदास, तो सूरदास जी ज्ञानाश्रयी जो है हमारा निर्गुण भक्ति धारा का है जिसमें संत कवि आते हैं। तो सूरदास जी तो सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। तो ये गलत हो जाएगा। प्रेमाश्रयी जायसी जी, कृष्ण भक्ति कबीर, तो कबीर जी कृष्ण भक्ति के कवि नहीं थे। मलिक मोहम्मद जायसी राम भक्ति के नहीं थे। तो प्रेमाश्रयी जायसी जी जो है ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये आपका सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। तो ज्ञानाश्रयी में कबीरदास जी, प्रेमाश्रयी में जायसी, राम भक्ति में तुलसीदास और कृष्ण भक्ति में सूरदास। अगला सवाल है रीतिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? केवल धार्मिक भक्ति इसका केंद्रीय विषय था, काव्य शास्त्रीय रीति निरूपण और श्रृंगार प्रमुख प्रवृत्तियां थी, सामाजिक यथार्थ इसका एकमात्र आधार था, या इसमें अलंकार और रस का कोई महत्व नहीं था? तो रीतिकाल क्या था? काव्य शास्त्रीय रीति निरूपण और श्रृंगार की प्रवृत्तियां थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक
हिंदी साहित्य के विकास में भारतेंदु युग की विशेषता को कौन सा विकल्प व्यक्त करता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग की विशेषता क्या है? आधुनिक चेतना, राष्ट्रीय भावना और सामाजिक जागरण। अगला है द्विवेदी युग की साहित्यिक चेतना में किसका विशेष महत्व रहा? भाषा परिष्कार और सामाजिक चेतना, केवल नायिका भेद, केवल रहस्यवाद या केवल लोकगीत? तो द्विवेदी युग की जो साहित्यिक चेतना है उसमें भाषा परिष्कार और राष्ट्रीय चेतना दोनों का महत्व रहा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है भारतेंदु जी जो का काल है उसको जागरण का काल बोलते हैं। द्विवेदी युग का जो काल है उसको परिष्कार, अनुशासन और राष्ट्रीय सामाजिक चेतना का काल बोलते हैं। अगला सवाल है छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? आत्म अभिव्यक्ति, प्रकृति सौंदर्य, मानवीय संवेदना या केवल सामाजिक आर्थिक वर्ग संघर्ष? तो छायावाद में सामाजिक आर्थिक वर्ग संघर्ष नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी असंगत हो जाएगा। बाकी तीनों जो है वो छायावाद की विशेषता में आते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? जयशंकर प्रसाद छायावाद, तो ये तो सही है। प्रेमचंद यथार्थवादी कथा साहित्य, ये भी सही है। निराला जी छायावादी काव्य, ये भी सही है। पर बिहारी प्रगतिवाद के नहीं है, वो रीतिकालीन कवि है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रगतिवाद को छायावाद से अलग करने वाली प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है सामाजिक यथार्थ और जनजीवन की ओर उन्मुखता, प्रकृति के प्रति आकर्षण, आत्मानुभूति या रहस्यात्मकता। तो प्रगतिवाद जो है इसमें आपकी प्रगति की बात की गई थी और छायावाद में प्रकृति, आत्मानुभूति, रहस्यात्मकता इसकी बात की गई थी। तो प्रगतिवाद को छायावाद से जो अलग करता है वो है सामाजिक यथार्थ और जनजीवन की ओर उन्मुखता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देखेंगे इसमें साहित्य और व्याकरण के मिले जुले क्वेश्चंस हैं। तो पहला आपका सवाल है राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, तो इसमें वाच्य का प्रकार क्या है? ऑप्शन दे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, किताब पढ़ी जाती है, किसके द्वारा पढ़ी जाती है? राजन के द्वारा। तो कर्म और क्रिया दोनों है, तो जहाँ पर भी द्वारा है ना तो वो किसको बताता है? करने वाले को बताता है, इसीलिए ये कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर राम पुस्तक पढ़ता है बोलेंगे तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट वाला हो जाएगा। पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है तो कर्मवाच्य है, और राम से चला नहीं जाता तो वो भाववाची हो जाएगा। तो यहाँ क्योंकि कर्ता कर्म कर रहा है और हमको बताया जा रहा है कि राजन के द्वारा ये कर्म किया जाता है, तो सब्जेक्ट को नहीं ऑब्जेक्ट को महत्व दे रहे हैं, इसलिए ये कर्मवाची होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्मवाच्य में कर्म को प्रधानता मिलती है और क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत कटी रोटी, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गहरी दुश्मनी, गहरी दोस्ती, दांत दर्द या रोटी खाना? तो दांत से कटी हुई रोटी खाना मतलब वो अपने मुंह में डाल लेता है उसके बाद दूसरा भी खा लेता है, इसका मतलब है दोस्ती बहुत पक्की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक? तो क्या बोला जा रहा है, हम देखने जाएंगे, तो हम में सर्वनाम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन होते हैं, कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं आता है, और मैं का प्लूरल होता है हम, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्यम पुरुष में क्या होता है? तुम होता है, और अन्य पुरुष में वह या वे होते हैं। ठीक है, मैं और हम बोलने वाला, तुम और आप सुनने वाले, वह और वे जिसके बारे में बात हो रही है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज, खड़ी बोली, बघेली या बुंदेली? तो ये क्वेश्चन जब भी आए ना आप एकदम दिमाग में इसको बिठा लो कि पूर्वी हिंदी की तीन बोलियां हैं, ए इज फॉर अवधी, बी इज फॉर बघेली, सी इज फॉर छत्तीसगढ़ी, और इसमें से एक क्वेश्चन पूछता ही है और इसमें उन तीनों में से एक का नाम दिया रहता है। तो बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की नहीं, पूर्वी हिंदी की बोली है। ब्रज, खड़ी बोली और बुंदेली ये तीनों जो है आपकी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। और इसमें कौन सी बोली आती है? तो इसमें आती है हरियाणवी और कन्नौजी।
ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी में ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी, और पूर्वी हिंदी में ए अवधी, बी बघेली, सी छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? अवधी, मगही, भोजपुरी या मैथिली? तो परंपरागत हिंदी भाषा के विज्ञान में अवधी का विकास जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है, और मगही और मैथिली को माना जाता है मागधी परंपरा से। तो अर्धमागधी जो है वो अवधी की बोली है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अर्धमागधी से विकसित बोली कौन सी है? अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय हिंदी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, आगरा या लखनऊ? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान ऑप्शंस हैं आगरा, कहाँ पर है इसका करेक्ट आंसर? आगरा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट जो मुख्यालय का पता है वो आगरा देती है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है आगरा में। अगला सवाल है, व्यष्टि का विलोम क्या है? समष्टि, सृष्टि, प्रलय या व्यर्थ? तो व्यष्टि का मतलब होता है एक व्यक्ति, तो व्यक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? पूरा संसार। तो पूरा संसार किसको बोला जाएगा आपका? जिसमें पूरा समूह या समुदाय, एक पर्टिकुलर यूनिट को व्यष्टि बोलते हैं, और व्यष्टि का जो विलोम होता है वो होता है समष्टि। ठीक है, पूरा समूह, तो दोनों एक दूसरे के विलोम है। तो ऑप्शन नंबर बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समष्टि। समूह या संपूर्ण, व्यष्टि जो है वो एकल से है, और व्यष्टि समष्टि जो है वो संपूर्ण से है। अगला क्वेश्चन है, मागधी अपभ्रंश से कौन सी बोली विकसित नहीं है? मगही, मैथिली, भोजपुरी या बुंदेली? तो मागही अपभ्रंश से जो बोली विकसित नहीं है मागधी अपभ्रंश से, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी? बुंदेली। बुंदेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है और मागधी अपभ्रंश की शाखा में नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो है मगही, मैथिली और भोजपुरी, इसको पूर्वी या बिहारी भाषिक क्षेत्र से जोड़ा जाता है। तो बुंदेली पश्चिमी हिंदी की भाषा है। अगला है, मूर्धन्य, अल्प प्राण और घोष वर्ण कौन सा है? तो कौन सा है जो मूर्धन्य भी है, अल्प प्राण भी है और घोष वर्ण भी है? ऑप्शंस है क, ड, त और प। तो आप देखिए, क तो कंठ है, ड जो है आपका ट वर्ग में आता है जो कि आपका मूर्धन्य है, त जो है वो दंत वर्ग है, और प जो है वो ओष्ठ वर्ग है। तो मूर्धन्य भी है, ड अल्प प्राण भी है और घोष वर्ण भी है। ठीक है, तो ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं, खल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कुटिल, धूर्त, नीच या पुर्जा? तो खल का मतलब क्या होता है? खल का मतलब होता है दुष्ट, नीच, दुराचारी, कपटी और धूर्त व्यक्ति। तो कपटी व्यक्ति को कुटिल भी बोलेंगे, धूर्त भी बोलेंगे, नीच भी बोलेंगे, पर पुर्जा जो है वो खल का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रकारी का तद्भव रूप क्या है? तो मंत्रकारी ऑप्शन दिया हुआ है मदारी, मंत्र, जादूगर या इनमें से कोई नहीं। तो मंत्रकारी का जो तद्भव रूप इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि वो होता है मंत्र। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी मंत्र हो जाएगा, मंत्रकारी का तद्भव रूप। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। मंत्र जो है मंत्र का तद्भव रूप माना जाता है, इसीलिए मंत्र संस्कृत का रूप है और बोलचाल में ये मंत्र आता है, पर यहाँ पे मंत्रकारी दिया है। ठीक है, तो मंत्रकारी जो है वो करेक्ट आंसर नहीं होगा, तो उसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्त्रीकरण का विलोम क्या है? निशस्त्रीकरण, शस्त्रहीन, अस्त्र शस्त्र या इनमें से कोई नहीं? तो अस्त्रीकरण मतलब क्या होता है कि जो हथियार पूरे भरे हुए हो जिसके पास, तो बिना हथियार वाला क्या कहलाएगा? निशस्त्रीकरण। शस्त्रहीन मतलब व्यक्ति, और करण जब आ गया मतलब वहां पर करना। ठीक है, इसीलिए अस्त्रीकरण का विलोम हो जाएगा निशस्त्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, सॉरी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। सन्यासी का आपको शुद्ध वर्तनी देखना है। तो सन्यासी जब आप लिखते हो ना, तो बोलने में हमको लगता है कि सन्यासी है, पर वो सन्यासी होता है, सा में भी अंग की मात्रा लगता है और आधा न भी लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? उन्नति, विकास, वृद्धि या प्रगति?
तो आपको क्या करना है, जब भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आप उनको बोल कर देखना कि उसको बोलने में अगर किसी सेंटेंस में पुल्लिंग में आ रहा है तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग में आएगा तो स्त्रीलिंग। उन्नति होता है कि होती है ना, तो उन्नति स्त्रीलिंग है। वृद्धि होता है कि होती है तो वो भी स्त्रीलिंग है। प्रगति भी होती है तो वो भी स्त्रीलिंग है। पर विकास होता है इसीलिए विकास पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी विकास हो जाएगा। अगर क्वेश्चन देगा जनरेटर, तो जनरेटर पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो जनरेटर चलता है कि चलती है, चलता है ना, तो जनरेटर चलता है इसलिए जनरेटर पुल्लिंग है। ठीक है, पंखा चलता है तो पंखा पुल्लिंग है। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आप निकालेंगे, उसको बोलिए, बोलने से अगर वो सेंटेंस में पुल्लिंग में आ रहा है तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग में आएगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे बच्चे में अच्छे कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सर्वनामिक? तो अच्छे बच्चे में अच्छे पूछा है तो अच्छा क्या है, गुण है, तो वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, इसमें कौन सा काल है? वर्तमान, सामान्य, भविष्य या भूतकाल या अपूर्ण भविष्य? तो अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, तो क्या बोला जा रहा है कि सिखाएंगी मतलब वो भविष्य काल है। अब भविष्य काल में कौन सा भविष्य, सामान्य भविष्य है या अपूर्ण भविष्य है? तो कार्य अभी हुआ नहीं है पर भविष्य में होगा, इसीलिए ये सामान्य भविष्य काल है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आत्म त्याग में कौन सा उपसर्ग है? तो आत्म त्याग, जब भी आपको उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना रहे ना, तो आप क्या करोगे, उनको तोड़ोगे, तो तोड़ने से जो दो शब्द बनने चाहिए ना, वो दोनों शब्द क्या होने चाहिए, आपके सार्थक शब्द होने चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे तो आंसर देख के पता चल रहा है कि आत्म प्लस त्याग है, तो आत्म आपका उपसर्ग हो जाएगा, त्याग आपका मूल शब्द हो जाएगा। तो त्याग अगर लोगे भी तो वो प्रत्यय में आएगा, अगर पीछे से लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर का तारा, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, जयशंकर प्रसाद, निराला जी या महादेवी वर्मा? तो भोर का तारा जो है वो एक एकांकी है, जिसे हिंदी एकांकी की महत्वपूर्ण रचनाओं में गिना जाता है, और ये रचना है जगदीश चंद्र माथुर जी की, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने या पहला राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमुद आकर चली गई, ये वाक्य किस आधार पर है? विधानवाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है या आज्ञावाचक है? तो इस कार्य में काम, इस वाक्य में क्या बोला जा रहा है, काम हुआ है ये बताया जा रहा है। निषेधवाचक क्या होता है, जिसमें नहीं होता है, तो है क्या नहीं, कट कर दो। प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं क्या नहीं, कट कर दो। आज्ञावाचक जिसमें आज्ञा देते हैं क्या नहीं, कट कर दो। तो कई बार आंसर्स हम एलिमिनेशन मेथड से भी निकालेंगे, तो ये सामान्य वाक्य है तो विधानवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगु समास। द्विगु समास की सबसे सिंपल सी पहचान है कि उसमें संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर संख्यावाचक शब्द है तो वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन है दशानन, तिमाही, सन्मार्ग या नीला पीला। ठीक है, तो दशानन और तिमाही दो में इसमें आप देख सकते हो कि क्या दिया है, संख्या दिया गया है। तो द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दो बार आपको कंफ्यूज करेगा ये दो समास। ठीक है, तो द्विगु समास जब भी दिया रहेगा ना, तो आपको अगर ऑप्शंस में बहुब्रीहि दिया है तो आपको चेक करना है कि क्या उस वर्ड का कोई और मतलब निकलता है। जैसे दशानन मतलब 10 है मुख जिसके, तो 10 मुख वाला कौन है, रावण है, तो रावण निकल रहा है, तीसरा अर्थ निकल रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और तिमाही जो है ये आपका द्विगु समास रहेगा। ठीक है, जिस वाक्य में पहला पद संख्यावाचक हो उसको हम बोलते हैं द्विगु समास। याद रखना है, सन्मार्ग, सन्मार्ग मतलब सत्य का मार्ग, जहां विभक्ति का लोभ हो वहां तत्पुरुष समास। नीला पीला, तो नीला पीला आपका क्या हो जाएगा, दोनों वाक्य पद प्रधान है, तो जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वो होता है द्वंद्व समास, जैसे लव कुश राम कृष्ण ये सब। ठीक है, और संख्या और समूह में द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैला की कथा किसकी विधा है? ऑप्शन है कहानी संग्रह, उपन्यास, नाटक या एकांकी। तो कन्हैला की कथा जो है वो राहुल सांकृत्यायन की कहानी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कहानी कृति। ये जो है कहानी आपका कनैला की कथा है, किसकी, राहुल सांकृत्यायन जी की। अगला सवाल है, कामायनी में कुल कितने सर्ग है? 10, 12, 15 या 18? तो कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, छायावाद का महाकाव्य है, और इसमें जो कुल है 15 सर्ग है, और इन 15 सर्गों का नाम और क्रम भी पूछता है
तो याद रखेंगे, चिंता से शुरू होके आनंद पे खत्म होती है। तो पहला और आखिरी सर्ग तो कई बार पूछ लेता है। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो हमको याद रखना है, पहला सर्ग चिंता है, अंतिम सर्ग आनंद है, रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, कुल सर्ग है 15। अगला सवाल है, गिरिराज किशोर को किस रचना पर व्यास सम्मान मिला? ऑप्शन है, पहला गिरमिटिया, ढाई घर, परिशिष्ट या कोई नहीं। तो गिरिराज किशोर जी को जिस रचना पर व्यास सम्मान मिला उसका नाम है पहला गिरमिटिया। इसके लिए उनको वर्ष 2000 में व्यास सम्मान मिला। ये उपन्यास जो है महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास और उनके व्यक्तित्व निर्माण से संबंधित है। तो गिरिराज किशोर को पहला गिरमिटिया उपन्यास पर साल 2000 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया और ये उपन्यास महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास और उनके व्यक्तित्व के निर्माण से संबंधित है। अगला सवाल है, हिंदी प्रदीप किसका पत्र था, किस प्रकार का पत्र था? दैनिक, मासिक, साप्ताहिक या पाक्षिक? तो आपका जो हिंदी प्रदीप है वो एक मासिक पत्र था जिसको निकाला था बालकृष्ण भट्ट ने सन 1877 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम है हिंदी प्रदीप, प्रकाशन वर्ष है 1877, संपादक है बालकृष्ण भट्ट, मासिक पत्र है और कहाँ से निकला था? प्रयाग से। अगला सवाल है, उदंत मार्तंड के संस्थापक संपादक कौन थे? तो उदंत मार्तंड जो है वो हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है, ठीक है, और इसके संपादक थे आपके जुगल किशोर। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदंत मार्तंड सन 1826 में हिंदी का पहला समाचार पत्र था और इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। अगला सवाल है, कर्ता और कर्म दोनों प्रसर्ग युक्त होने पर वाच्य कैसा होता है? कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होता है या इनमें से कोई नहीं? तो अगर कर्ता और कर्म दोनों प्रसर्ग युक्त हो तो उस कंडीशन में कर्म वाक्य होता है, ठीक है। जैसे राम द्वारा मोहन को बुलाया गया, ठीक है, तो राम इसकी आपको पहचान है कि द्वारा को ऐसा ऐसा रहता है ना, तो ये आपका दोनों प्रसर्ग युक्त होते हैं तो उसमें हम लोग कर्मवाच्य लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सागर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि। तो आपको क्या करना है, उसको तोड़ना है। तो प्रेम सागर मतलब प्रेम का सागर, जहां पर विभक्ति का लोप हो वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है, तो है क्या? यहाँ पे नहीं है। द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है और बहुब्रीहि समास जिसमें आपका मूल वर्ड में से अर्थ नहीं निकल के तीसरा अर्थ निकलता है। जैसा आपका लंबोदर, तो लंबा है उधर जिसका मतलब गणेश जी, ठीक है। अगला सवाल है, खटिया सेना, खटिया सेना मुहावरे का क्या अर्थ है? सोना, बीमार होना, आराम करना या थकावट? तो खटिया सेने का मतलब होता है बीमार होकर बिस्तर पर पड़ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बीमारी के कारण कई दिनों से खटिया में रहा है तो उसको बोलते हैं वो बीमारी के कारण खटिया से रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें लोग ना ऑप्शन नंबर सी भी ले लेते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ना है खटिया सेना। अगला है, गारो किस राज्य की बोली है? मेघालय, त्रिपुरा, असम या मणिपुर? तो गारो जो है वो आपकी मणिपुर की बोली, सॉरी मेघालय की बोली है। मेघालय से आपकी 3-4 बोलियां आती हैं जिसमें गारो, खासी, जयंतियां ये सब आती है। तो गारो जो है वो आपकी मेघालय के गारो समुदाय और गारो हिल्स के क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में पूर्ण विराम से कम रुकने के लिए कौन सा चिन्ह उपयोग होता है? तो पूर्ण विराम से कम रुकने के लिए क्या यूज होता है? अल्प विराम होता है। तो अल्प विराम ले लेंगे। एक अर्ध विराम होता है जिसको इंग्लिश में हम सेमी कॉलन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है चिन्हों को। अल्प विराम थोड़ी देर रुकने के लिए, अर्ध विराम अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम के लिए। पूर्ण विराम आपकी खड़ी लाइन आती है प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक जिसमें आप आश्चर्य बताते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। ऑलमोस्ट हमने 50 क्वेश्चंस आज किए हैं। ऐसे ही और क्वेश्चंस जो रहेंगे इसके लिए आप हमारे चैनल पर डेली विजिट करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए जिससे वीडियो डलते ही आपको चैनल का नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो अपने हिंदी साहित्य, सीडीपी, बाल विकास और जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो
अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी और सजेशन हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।